बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। वो चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पे वर्ल्ड मैप के हवाले से। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, शेयर करेंगे हम। पहले एक चीज़ होती है, कई बार मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक डायरेक्शन निकाला जाता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। एक डायरेक्शन हम निकालते हैं। डायरेक्शन के बाद हम देखते हैं कि जो उनके दरमियान के डायरेक्शन है ना, वो भी निकालते हैं। अब दरमियान के जो डायरेक्शन निकाले जाते हैं वो इस तरह होता है, नॉर्थ ईस्ट ये दरमियान में, और इधर हो गया नॉर्थ वेस्ट इसके दरमियान में, इधर हो गया हमारे पास साउथ वेस्ट, और इधर हो गया हमारे पास साउथ ईस्ट। ये हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, दोबारा मैं बता रहा हूँ। इसके हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताने जा रहा था। यहाँ पे शुमाल होता है और यहाँ पे जनूब होता है, उसके बाद मगरिब होता है इधर, और इधर मशरिक होता है। ये डायरेक्शन आप याद रखना है आपने। अच्छा, उसके बाद जो चीज बताने जा रहा था वो ये, हम यहाँ पे बनाते हैं वर्ल्ड मैप की। अगर हम बात करें तो जियो मैप के हवाले से एक ग्लोब होता है, जमीन होता है, या जो भी एक सियारा होता है, उसका एक सेंटर होता है, हर किसी को पता है। एक सेंटर होता है, और सेंटर में से ही अगर हम देखें, यहां से अगर हम डायरेक्शन निकाल लें यहां से, तो ये अगर हमारा सेंटर है तो ये होगा 0 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री पे होता है। और ये बताने की हमें यहाँ इंपॉर्टेंट वजह हमारी क्या है, वो वजह ये है कि भाई हमने पहले पढ़ा था जियो मैप के अंदर एक इक्वेटर हमने पढ़ा था कि इक्वेटर गुजरता है जमीन के दरमियान में से, या एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है जिसको इक्वेटर लाइन का नाम दिया जाता है। क्या है? इक्वेटर। तो इक्वेटर हमारी 0 डिग्री पे है, ये इक्वेटर की ही लाइन है। तो इक्वेटर को अगर हम देख लेते हैं इमेजिनरी, तो इस तरह इसके ऊपर सफर करता है। तो इक्वेटर लाइन पे मतलब सूरज की अगर हम देख लेते हैं तो सूरज यहाँ पे मूव करता है इस तरह वेवलेंथ के हवाले से। तो आप देख लें 0 डिग्री पे हमारा हो गया इक्वेटर। यहाँ पे बात क्या है, वो एक एमसीक्यूज पूछता है कि 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक, 0 डिग्री से 1 डिग्री तक फासला तय करने में, ये हमारा क्या हो गया बेटा? फासला। अब इसका फासला अगर तय करेंगे तो वक्त कितना लगेगा, ये है एमसीक्यू। तो वक्त लगता है बेटा 4 मिनट। ये आपने याद रखा। ये एमसीक्यू पूछता है कि 0 डिग्री से 1 तक 4, 1 से फिर 2 तक, 4 और 4 8, और फिर 2 से 3 तक 12, फिर इसी तरह टाइम आगे चलता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ना बता दूं मैं, हमने पढ़े थे कुछ बार्डर लाइंस पढ़े थे। इस तरह कनाडा और यूएसए के दरमियान में हमने बॉर्डर पढ़ा था, वो क्या था? 49 डिग्री पैरेलल लाइन हमने पढ़ा था बेटा। अच्छा, मतलब इसका ये है कि कनाडा और यूएसए 49 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है। बताने का मकसद ये था कि अब इसको अगर वर्ड हम समझ लें तो मतलब ये तो हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री से ये जो अमेरिका और कनाडा का ये जो बॉर्डर बन रहा है ना, यहां पे बन रहा है, तो वक्त भी तो उतना फर्क होगा। इसी तरह अगर हम खुद को देख रहे हैं, हमारा पाकिस्तान जो है यहां पे है, क्योंकि हमने एक डिग्री पढ़ा था अपना 24 डिग्री पैरेलल लाइन। हमने क्या पढ़ा था बेटा? 24 डिग्री पैरेलल लाइन, और ये हमने पढ़ा था 49 डिग्री। अब 49 डिग्री पे है यूएसए और कनाडा,
24 पे है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक बार हमने पढ़ा था 24 डिग्री पैरेलल लाइन रन ऑफ कॉच, यानी कि हम 0 डिग्री से 24 डिग्री पे हमारा पाकिस्तान है। तो इसको अगर समझे तो वक्त कितना इसमें होगा 24 मल्टीप्लाई बाई 4। जीरो डिग्री से 96 मिनट का फर्क है। 0 डिग्री से लेकर पाकिस्तान के और इंडिया के 24 डिग्री पैरेलल लाइन। अगर इसी तरह 49 की हम बात करें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 196 मिनट का फर्क, यानी कि वक्त इस तरह चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। ये बताने की जरूरत थी कि 1 डिग्री और यानी कि 1 डिग्री का फासला अगर हम तय करें 0 से लेकर 1 से लेकर 4 से वो कह रहे हैं कि 8 पे हम वो असल में सवाल वो थोड़ा सा पूछता है कंट्रोवर्शियल माइंड करके। वो कहता है कि एक ट्रेन जा रही है या एक बंदे ने सफर की है या वो बंदा एक ऊपर जा रहा है, एक चीज या हमने उसने बाल की बात कर दी, मैथ के अंदर आ जाता है या जनरल नॉलेज में आ जाता है कि उसने जो फासला तय किया है ना वो खड़ा था 4 डिग्री पे या वो खड़ा था 10 डिग्री पे, उसने फासला तय किया है 5 डिग्री का। 10 से वो 5 अगर फासला तय करे तो 15 डिग्री पे पहुंच गया ना, तो वो कहता है कितना वक्त लगे उसको दरकार वक्त कितना देने कि 5 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो वो आपका 20 मिनट का उसने फासला तय। वक्त कितना 20 मिनट लगे हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट का वक्त दरकार होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन थी इसलिए आपसे शेयर किया मैंने। नेक्स्ट पे आ जाते हो। ये जो चीजें होती हैं ये इमेजिनरी लाइनें हैं, ये बनाई गई लाइनें हैं, ऐसे इमेजिनरी है नहीं, ये इमेजिनरी लाइनें खींची गई। अब इससे ऊपर अगर हम जाएं तो वैसे भी पाकिस्तान की अगर महले वकू की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान 23 डिग्री पे ही वाक़ है, या मतलब 37 डिग्री तक ये जाता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एशिया की अगर बात करें, क्योंकि एशिया जो है ना, एशिया के सिर्फ 2 ही जजीरे हैं 3 जो के मतलब इक्वेटर पे गुजरता है, जिस तरह मालदीव, इंडोनेशिया और इसी तरह 1-2 जजीरे यानी कि वो है। बाकी एशिया ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर है, यूरोप भी इक्वेटर से ऊपर है और नॉर्थ अमेरिका भी इक्वेटर से ऊपर है। साउथ अमेरिका यहाँ पे इक्वेटर के अंदर से गुजरा है, क्योंकि साउथ अमेरिका में से 3 मुल्कों में इक्वेटर गुजरता था। 7 अफ्रीका के थे, बरआज़म अफ्रीका इक्वेटर के ऊपर है और अफ्रीका के ऊपर ज्यादातर गुजर रहा है इक्वेटर। 7 और 3 10 हो गए। बाकी हमारे पास कितना बचते हैं 3। वो जो 3 है वो एशिया के हैं, वो भी जजीरे हैं। जो हमने मालदीव पढ़ा था, नीचे एक जजीरा था, इंडोनेशिया का एक जजीरा हमने पढ़ा था, इसी तरह एक और जजीरा हमने वो भी इंडोनेशिया का ही है। तो वो तीनों में से इक्वेटर गुजरता है, 3 इधर 3 तो 6 और 7 टोटल इक्वेटर कितने ममालिक में से गुजरता है 13। कितना बेटा 13। तो 13 में से अगर इक्वेटर गुजर रहा है तो 7 हो गए अफ्रीका के, कितना 7 है अफ्रीका के, 3 है साउथ अमेरिका के, किसके बेटा साउथ अमेरिका के, और 3 है एशिया के। तो एशिया के कौन से हैं वो जो जजीरे हैं छोटे छोटे उनमें से गुजर रहा है नीचे, बाकी एशिया सारा ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल इक्वेटर से नीचे, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें इक्वेटर से नीचे, और अगर हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बात करें बिल्कुल साउथ पोल पे। अगर इस डायरेक्शन को इसके देखें ना, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये वेस्ट और यहाँ हमारा ईस्ट है। तो अंटार्कटिका कहाँ है साउथ पोल के अंदर, और हमारा ये जो नॉर्वे की कंट्री कहते हैं मिडनाइट सन उसको कहते हैं, वो नॉर्थ पोल वो यहाँ पर है। मतलब वो कंट्री कहाँ बनती है यूरोप की, यहाँ बनती है, इसीलिए वहां पे 6 मंथ डेज और 6 मंथ नाइट रहता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए नॉर्वे इज द मिडनाइट सन उसको कहते हैं। जापान यहाँ पे है। अगर मैं आपको बताऊं ना बेटा एशिया का एक मुल्क है जापान, तो जापान से इक्वेटर निकलता है, यानी कि इक्वेटर शुरू होता है या सूरज निकलता है तो उसको राइजिंग सन कहते हैं। इसीलिए तो ये इमेजिनरी चीजें हैं, ये आपको समझाने के लिए चीजें। 23 डिग्री पे एक यहाँ पे लाइन गुजर रही है, ये बताने की लाइन है। ये लाइन हो गई, मतलब 0 से आगे जा रहे 1 2 3 4 5 6 इस तरह जाते जाते 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री पे एक लाइन है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये याद रह जाएगा बेटा, लाजमी याद रखना है कि वो पूछता है क्या है। वो ये पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे वाक़ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेटा कितने डिग्री पे वाक़ है। इससे ऊपर आगे चले जाते हैं, एक और लाइन यहाँ पे गुजर रही है जो कि है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री पे एक लाइन है जिसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। अच्छा बेटा, आर्कटिक सर्कल को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर नॉर्वे है, तो उससे ऊपर अगर नॉर्थ वाली साइड में आर्कटिक ओशन है हमारे पास। कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन भी इधर है और नॉर्वे भी इधर है, यानी कि 66.5 से भी ऊपर है आर्कटिक ओशन। तो इधर हमारे पास जो होगा बेटा क्या होगा? आर्कटिक ओशन, या इसको फिर वो कहते हैं, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं आर्कटिक ओशन, याद रह जाएगा। आर्कटिक ओशन कहां पे है? नॉर्थ पोल के अंदर है, यानी कि 66.5 से ऊपर। अब अगर हम नीचे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन गुजर रही है जिस लाइन का वो भी 23.5 डिग्री, ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका नाम क्या है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये याद रखने की चीज है। वो पूछता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पे है, वो तो 23 पे आ गया, लेकिन वो किस साइड पे है? तो वो साउथ पोल पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ पोल वाली साइड पे है, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल वाली साइड पे है। तो नीचे अगर हम देख ले तो उसके बाद एक और है 26.5 डिग्री। ये कौन सा है? ये है अपना आर्कटिक सर्कल। ऊपर नहीं, मतलब इंटार्कटिक से ऊपर आर्कटिक, नीचे एंटार्कटिक सर्कल। याद हो जाएगा बेटा। इंटार्कटिक सर्कल की क्यों मैंने बात की है? क्योंकि जो कॉन्टिनेंट इंटार्कटिका है वो यहाँ पे साउथ। इंटार्कटिका कहां पे है? साउथ वाली साइड पे। तो इंटार्कटिका के हवाले से, या इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये याद होने चाहिए। साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला साइड। लेकिन बल्कि आई एम सो सॉरी, ये यहां पे नहीं था नॉर्दर्न, और ये मैं शायद सही नहीं बता पाया, दोबारा आपको बता देता हूँ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो नॉर्दर्न और साउदर्न ये वाला साइड है, ये जो है ना, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है साउदर्न। ठीक हो गया बेटा। नॉर्दर्न मतलब ये जो 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक ये दरमियान में जो एरिया होगा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन ये तो डायरेक्टली बता रहा है कि ये अंटार्कटिका वाला हिस्सा है और वो ऊपर वाला आर्कटिक वाला हिस्सा है, आर्कटिक ओशन भी है, और नीचे अगर हम देख लें तो इधर अंटार्कटिका हमारा कॉन्टिनेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पे आएंगे, अगर आप मतलब पूरे के पूरे 90 डिग्री पे हैं तो इसका मतलब आप नॉर्थ वाली साइड पे, और अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं वेस्ट की, अगर आपको पता चले कि वेस्ट पे हैं तो 180 डिग्री पे आप वेस्ट की साइड पे हैं। अगर साउदर्न की अगर आप बात करें तो 270 डिग्री पे जब आप आएंगे तो आप ऐसे समझ लें कि आप साउदर्न हेमिस्फीयर पे खड़े हैं। और इसी तरह अगर 0 डिग्री पे खड़े हैं तो आपको पता है अगर पूरा चक्कर लगा के आए तो 360 डिग्री, ये भी आपको पता होगा। तो इसी तरह साउथ को, यहाँ पे साउथ को क्या कहते हैं? साउथ पोल
क्या कहते हैं बेटा, साउथ पोल, साउथ वाली साइड को कहते हैं, और नॉर्थ वाली साइड को क्या कहते हैं बेटा, नॉर्थ पोल। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये चंद चीजें जो मतलब। अच्छा ये एक बात बता दो आपको, जो लॉन्गेस्ट चीज होती है अगर हम उसकी लेंथ को हम देख रहे होते हैं तो हम लिखते हैं तूल बल। ये भी उर्दू में हम लिखते थे। लंबाई के लिए क्या चीज है बेटा, तूल बल। और चौड़ाई के लिए बेटा, तो चौड़ाई के लिए था अर्ज बल। ये उर्दू के टर्म्स थे जो हमें याद करने चाहिए। इसी तरह अगर हम ओशन की बात करें तो हमारा जो ओशन होता है, ओशन कहते हैं बेटा बहर को, और जो सी होता है वो बहीरा होता है बेटा। ये भी आपको टर्म याद होना चाहिए। सी क्या होता है बेटा, बहीरा होता है। और उसके बाद बहीरा और बहर की जो मैं बात कर रहा था वो क्यों कर रहा था, क्योंकि जो बहर होता है ये मतलब गहरा समुद्र होता है, जो सी होता है ये 100 किलोमीटर तक के फासले या 1000 किलोमीटर तक के फासला, मतलब जो भी आप काउंट करें, जमीन को खुश्की के टुकड़े से लेकर 100 किलोमीटर तक बहीरा होगा, उसके बाद ओशन होगा। यानी कि सी इज द पार्ट ऑफ ओशन, सी इज द पार्ट ऑफ ओशन होता है। तो ये भी आपको चीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, चंद सवालात मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ इम्तिहान के हवाले से, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसको। आगे हम देखते हैं इसमें जो चीजें हैं वो मैं आपको पहले बता दूं, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां तक हम इसको क्लियर करके ना थोड़ा समय बता दें। अच्छा यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होता है बेटा, इस्थमस। दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको ये क्लियर ना हो तो आप इसको देख लें। इस्थमस, व्हाट इज इस्थमस? नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। तो मैं शॉर्टली इसको लिख रहा हूं, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। अच्छा बेटा, सराउंडेड विद द टू साइड वाटर, यानी कि ये क्या हो रहा है, मतलब एक ऐसी जमीन की पट्टी होती है। मैं इसकी थोड़ी एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ पे। देखें, एक बहुत बड़ा लैंड मैस है और दूसरा इधर भी बहुत बड़ा लैंड मैस है। जब इन दोनों को एक जमीन की पट्टी से जोड़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड इस्थमस। अब दूसरी बात, इधर भी वाटर है, एक साइड वाटर और दूसरे साइड भी वाटर है, तो ये हो गई जमीन, ये खुश्की है और ये भी खुश्की है। जो ये एग्जांपल है इस्थमस की। तो इस्थमस का बेहतरीन एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड इस्थमस। तो इस्थमस हमारे पास एक है जिसका नाम है पनामा। पनामा एक ऐसा मुल्क है कि उसके ऊपर एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, और दरमियान में एक पट्टी की तरह है, तो इसको कहते हैं इस्थमस। इस्थमस का एक उलट है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है स्ट्रेट। दोबारा बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेट। अच्छा स्ट्रेट क्या होता है, दोबारा मैं वही चीज कर देता हूँ, बना देता हूँ। अब वाटर है, इधर ऊपर क्या है, वाटर है, नीचे क्या है, वाटर है। अब देखिए ये दोनों साइड पे वाटर हो गया। अब पानी को पानी के साथ एक पानी की पट्टी और नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर मिला रहे। इधर क्या है बेटा, खुश्की है, जमीन है, इधर क्या है बेटा, खुश्की है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एक ऐसी पानी की पट्टी जो दो बड़े पानी के हिस्सों को आपस में मिला रहा हो और दो खुश्की के टुकड़ों को डिवाइड कर रहा हो, तकसीम कर रहा हो। और नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, वो क्या था, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। ये क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर। याद रखें बेटा, इसमें क्या होता है, इस पानी के अंदर क्या होता है, दो खुश्कियों के दरमियान में से बहरी जहाज गुजरते हैं, तिजारत होती है, रास्ते होते हैं। तो इसी तरह अगर मैं इसकी एग्जांपल दे दूं बेटा, तो ये जो है ना, ये पानी है सारा का सारा, आप देख लें इसको, इसमें से जहाज गुजर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ मैन मेड है, कुछ गॉड मेड है जो अल्लाह ने बनाए। सबसे बड़ा मैंने बताया था वो है मलाका स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में मैंने बताया था 800 किलोमीटर का है, इसको कहते हैं स्ट्रेट।
दो खुश्की के टुकड़ों के दरमियान में से रास्ता हो पानी का जिसमें तिजारत हो। तो अगर पानी के दरमियान में एक ऐसी जमीन की तंग पट्टी हो, खुश्की की पट्टी हो, दो बड़े जमीनों को मिला रहा हो, तो दिस कॉल्ड इज थॉमस एंड दिस कॉल्ड द सब्सट्रेट। ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, ये समझेंगे आप तो आपको ये सब्सट्रेट्स और ये चीजें भूलेंगे नहीं। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें। कॉन्टिनेंट, आइसलैंड, आर्चिपेलागो। देखिए बेटा तीन चीजें मैं बता रहा हूं, कॉन्टिनेंट, आइसलैंड और आर्चिपेलागो। अच्छा बेटा ये बड़ी बेहतरीन चीज, जमीन की बहुत बड़ी मिकदार में, मतलब बड़ा टुकड़ा, जमीन की खुश्की का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हो अगर सराउंडेड विद द वाटर। बात दोबारा सुन लें, कॉन्टिनेंट उस चीज को कहते हैं कि जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हो और इर्द गिर्द उसके पानी लगता हो, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। आइसलैंड की बात कर लेते हैं बेटा। आइसलैंड का जमीन की खुश्की का एक छोटा टुकड़ा, यानी कि वो कॉन्टिनेंट से छोटा हो लेकिन ये भी पानी से सराउंडेड हो, इतना बड़ा ना हो। अगर बड़ा हो जाएगा वो तो कॉन्टिनेंट है, मतलब छोटी लेवल का हो, छोटा सा जजीरा हम इसे कहते हैं, उसको आइसलैंड कहना। उसके बाद आर्चिपेलागो, जमीन की खुश्की के छोटे छोटे टुकड़ों का गुच्छा, वो होता है आर्चिपेलागो। दोबारा सुने, ये भी जजीरे हैं लेकिन इनके इर्द गिर्द भी पानी है, लेकिन हैं छोटे छोटे, तो वो अगर ज्यादा हो जाए तो आर्चिपेलागो बन जाता है। अगर एक छोटा टुकड़ा हो तो आइसलैंड होता है, बड़ा टुकड़ा हो तो क्या कहते हैं उसको बेटा, वो होता है कॉन्टिनेंट। खुश्की का एक बड़ा टुकड़ा, खुश्की का एक छोटा टुकड़ा, खुश्की के टुकड़ों का गुच्छा, तो उसको कहते हैं आर्चिपेलागो। बे एंड कैप के बारे में बता देता हूँ बेटा। एक है लफ्ज बे और दूसरा है कैप। तो ये बात जहन में रख लें कि पानी जो होता है ना बेटा, पानी, अब अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस साइड पे है खुश्की, इस साइड पे क्या है बेटा, ये है खुश्की। तो खुश्की में अगर मतलब जमीन इसको कट के यहाँ तक पानी आ गया, क्या आ गया बेटा, यहाँ तक पानी आ गया, पानी ने इसको काट लिया है, पानी ने खुश्की को काट लिया है, तो दिस इज कॉल्ड अ बे। ये खुश्की का टुकड़ा है, खुश्की को जब पानी ने काट लिया है अंदर से, तो ये होगा बे। अगर कैप की हम बात करें, ये हो गया खुश्की, देखे बेटा ये हो गया खुश्की। अगर खुश्की पानी के अंदर चला जाए तो ये पानी है बेटा, देखे इधर है पानी, कैप क्या बनेगा, खुश्की आगे हो जाए पानी दूर हो जाए तो वो कैप बन जाता है। अगर पानी अंदर की तरफ आ जाए तो बे बन जाता है। बे जब बड़ी हो जाती है बेटा, दोबारा देख लें, ये खुश्की, ये खुश्की, अब अगर खुश्की इस तरह पानी इसको काट ले, बे अगर बड़ी हो जाए तो क्या बन जाती है, बाइट। देखें पहले थी बे, बे से क्या बना बेटा, बाइट। अब इसको हम क्या नाम देंगे, बाइट, BIGHT, तो बाइट बन जाती है बेटा। ये आप समझ रखें, बे बड़ी होके बाइट बनाती है। अगर खुश्की आगे हो जाए, पानी को काट ले, आगे हो जाए तो कैप बन जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लैगून और लेक के बारे में बता देता हूँ, क्या है बेटा, लैगून एंड लेक, दो चीजें हैं, ये समझ लें। लैगून क्या होता है और लेक क्या होता है। लैगून होता है पानी का एक बड़ा हिस्सा, क्या बेटा, पानी का एक बड़ा हिस्सा, और जो लेक होता है बेटा वो पानी का एक छोटा टुकड़ा होता है। पानी के बड़े टुकड़े को बड़ी मिकदार में पानी जमा होगा तो वो लेक नहीं होगा, वो लगून होगा। तो अगर छोटा टुकड़ा हो पानी का, पहाड़ों में हो, खुश्की में हो, जहां भी हो, छोटा टुकड़ा हो, इस तरह कोई 1 किलोमीटर तक या मतलब थोड़ा सा उससे 100 फुट 200 फुट का इस तरह पानी इकट्ठा है तो वो लेक कहलाता है, वो लेक कहलाता है। और लेक और लेगून में फर्क यही है कि पानी का ज्यादा मिकदार जमा होना लागून और थोड़ी मिकदार में जमा होना लेक कहलाता है। दोबारा सुन लें, और ये लेक्स जो होते हैं कोई जो है ना, इनको पानी इर्द गिर्द से नहीं लगता, इर्द गिर्द खुश्की होती है, ये भी आपने समझ रखना है। देखिए इर्द गिर्द क्या है बेटा, खुश्की है,
इर्द गिर्द क्या है बेटा, खुश्की हो, इर्द गिर्द खुश्की हो, दरमियान में पानी का एक बड़ा हिस्सा होगा तो लगून होगा, छोटा हिस्सा होगा तो लेक होगा। ये भी आपने समझ में रखना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, गोल्फ और पेनिनसुला, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। गोल्फ क्या होता है और पेनिनसुला क्या होता है, तो ये समझ लें। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, क्योंकि इनमें से चीजें आ रही हैं, गोल्फ एंड पेनिनसुला। तो ये गोल्फ जो होती है ना बेटा, ये पेनिनसुला और गोल्फ एक दूसरे के उलट है। ये समझ लें, ये हो गया हमारे पास खुश्की, क्या है बेटा, ये है खुश्की। अब अगर खुश्की एक साइड से खुश्की हो, इस तरह अगर खुश्की आगे से बढ़ जाए, पानी हो, तीन तरफ पानी, एक तरफ खुश्की, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला। देख लें, ये सारे का सारा खुश्की है, ये एक बराए आजम है। अगर बराए आजम का इस तरह नोक बढ़ा हुआ हो, तीन तरफ पानी लग रहा हो उस नोक को, तो ये पेनिनसुला होगा बेटा। अगर इसका उलट कर देते हैं बेटा, देखें, ये देखें, ये है बड़ा खुश्की का एक हिस्सा। अब यहां तक अगर इस तरह पानी बड़े हिस्से में अंदर आ जाए, ये देखें, ये गल्फ है, ये गल्फ है, ये एक दूसरे को उलट है बेटा। दोबारा इनको समझें, गोल्फ जो होता है वो इस तरह पानी अंदर उसके होता है, और उसके बाद जब पानी के मतलब, अगर पेनिनसुला की बात करें, अरेबियन पेनिनसुला बहुत बड़ा पेनिनसुला है, हमने पढ़ा था अरेबियन पेनिनसुला। बेटा मैं आपको दोबारा यहाँ पे बना के दे देता हूँ, ये है हमारे पास क्या बेटा, अरेबियन पेनिनसुला। इस तरह पानी था नहीं था, ये अरेबियन पेनिनसुला जिसमें KSA था, ओमान था, यमन था और कतर वगैरह छोटे छोटे जजीरे यहाँ पे बने हुए थे। तो ये क्या था बेटा, पेनिनसुला है नहीं है, तीन तरफ इसके पानी है, एक तरफ से खुश्की को टच है, ये पेनिनसुला हमने पढ़ा था। अगर हम गोल्फ की बात करें, हम यहाँ पे गोल्फ ही यहाँ पे बना था, एक गोल्फ हमने बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ तक था ईरान, कौन सा मुल्क था बेटा, ईरान। और देखो इस तरफ सारा खुश्की है, ये पानी है, एक साइड पे क्या है, पानी, एक साइड पे पानी और तीन तरफ पे खुश्की। गोल्फ ऑफ पर्शियन गोल्फ जो हमने पढ़ा था, ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, तो हमने पर्शियन गोल्फ भी पढ़ा था। तो ये एग्जांपल थी गोल्फ की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। वैसे ये चीजें जो थी ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा इनके हवाले से। तो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे, आपको बताएंगे, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। दोबारा इनको देखने के लिए आप लेक्चर को एक बार रिवीज करके देख लें और इंशाल्लाह आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।